गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बेहद खूबसूरत सुबह में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मैंने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था गुप्त वंश के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन कुछ भी नोट्स की फॉर्म में नहीं कराया था और कहा था कि एक सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इसको मंडे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तरीके से, सलीके से। तो एक कहानी उम्मीद करती हूँ तुम्हारे दिमाग में एक छाप छोड़ गई होगी। और सैटरडे को मैंने एक पुराना भी रिवाइज कराया था सारा टॉपिक, कि कैसे हड़प्पा से लाइफस्टाइल बदला, लोगों के तरीके बदले, रहन सहन, खान पान, अर्थव्यवस्था के मेन कामकाज बदले। और जहाँ पहले सबसे पहला जीवन शहरी था, फिर ग्रामीण हुआ, फिर धीरे धीरे महाजनपद, और फाइनली हमने देखा था कि इंडिया में पहला बड़ा राजा चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हमें मिला, और जिसके पीछे सबसे बड़ा योगदान था एक बहुत बड़े टीचर का, गुरु का, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में गुरु थे, चाणक्य। और फिर धीरे धीरे करके उनकी पीढ़ियां भी कमजोर हुई, कैसे बौद्ध धर्म का विकास हुआ, बहुत ज्यादा आगे तक गया, जैन धर्म का विकास हुआ। और उसी के पैरेलल फिर हमने पढ़ा था चीजें बदलती गई, चेंज होते गए, और फाइनली जाके इंडिया पे विदेशी आक्रमणकारी भी आ गए जब मौर्यों का खात्मा हुआ, और देसी राजा भी। देसी में हमने पढ़े थे 3 राजा, जिनमें 2 के नाम इंपॉर्टेंट बताए थे। शुंग वंश, जो कट्टर ब्राह्मण जिनको मान लेते हैं, मनुस्मृति उन्हीं के टाइम की रचना है, पतंजलि के बारे में बातचीत हुई थी। और दूसरे थे सातवाहन, जो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणों के अलावा बौद्ध धर्म को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। इनके इंपॉर्टेंट राजाओं के बताया था नाम, माँ के नाम से जाने जाते हैं। इसी के पैरेलल विदेशी अटैकर्स भी इंडिया पे अटैक कर रहे थे, और जितने भी अटैक इंडिया पर हुए, ये लगभग 95% से ज्यादा अटैक इंडिया में खैबर दर्रे का यूज करते हुए हुए हैं, क्योंकि इंडिया आने का रास्ता एक ही तरफ से खुला था, चाइना के बॉर्डर की तरफ। अगर इंडिया को हम देखें, कश्मीर से लेके अपना असम, अरुणाचल तक, तो बहुत ऊंची पहाड़ियां और पहाड़ हैं, यहाँ से अटैक करना नामुमकिन था। दक्षिण की तरफ नजर डालें तो पानी से घिरा था, महासागर, सागरों से, वहां से आना भी नामुमकिन था। तो इंडिया पे अटैक करने का जब जब रास्ता खोजा, तो वो हमेशा खैबर दर्रे को क्रॉस करता हुआ अफगानिस्तान, पाकिस्तान का ही रास्ता इंडिया पे अटैक करने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों ने हमेशा अपनाया। इन्हीं आक्रमणकारियों के क्रम में हमने पढ़ा था हिंद यवन आए थे, शीशे के सिक्के बताए थे, मिनांडर बताया था, नागसेन और मिलिंद पनोह किताब, और यूथिडेमस, ये सब चीजें आपको मैंने बताई थी। इसी के बाद बताया था कि कैसे शक आए, यूची कबीले ने उनको भगा दिया था 5 शाखाओं में, एक अफगानिस्तान में ही रुक गए, 2 उत्तरी क्षत्रप बने, 2 पश्चिमी क्षत्रप बने। फिर इनके बाद पहलव बताया था आपको, और उसके बाद मैंने बताया था कण्व वंश बताया था देसी, और इसमें, और इसके बाद बताया था सबसे इंपॉर्टेंट में लास्ट कुषाण वंश। कुषाण जो कि पहले कभी छोटे मोटे से एक कबीले से भाग कर आए थे, यूची कबीले के थे ये लोग। इन्हीं के कारण पहले शक भागे थे वहां से, बाद में ये भी वहां से वो पुराना रास्ता मध्य एशिया वाला क्रॉस करते हुए। इनके 3 बड़े नामों में आपको अगर याद होगा, कुजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस, और फिर थे कनिष्क। कनिष्क ने इंडिया का बहुत विकास किया, और इंडिया की एक पैठ बनी रही, एक दबाव बना रहा सिल्क रूट पर। सिल्क रूट वर्ल्ड में बहुत फेमस एक रूट हुआ करता था, और हमारे लिए प्राउड की बात थी कि तीनों जो रास्ते थे, ये तीनों इंडिया से होकर गुजरते थे, और ये कनिष्क के आधिपत्य का इलाका था। तो इसे कनिष्क के काल से जोड़ा जाता है इंडिया से गुजरने वाले सिल्क रूट को। 3 सागरों के नाम मैंने कहा था, याद कर लेना, कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर। स्टार्टिंग चीन से है, एंड वहां जाके है, बीच में इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज पड़ती हैं। कनिष्क ने अपने टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ के ऊपर काम किया। कनिष्क के टाइम में बड़े बड़े विद्वान भी हुए, कुछ के नाम मैंने आपको बताए थे। अश्वघोष, जिनको ये पाटलिपुत्र से लाए थे, और जो चौथी बौद्ध महासंगीति के उपाध्यक्ष भी बने। इसके अलावा बताया था नागार्जुन थे, जो शून्यवाद के जनक कहलाते हैं, और भारत का आइंस्टीन का नाम भी उन्हीं को दिया गया है। चरक बताया था, चरक संहिता किताब लिखी, मेडिसिन के बहुत बड़े ज्ञाता थे उस टाइम पर। तो चौथी बौद्ध महासंगीति कराई, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। पर ये इंडिया के राजा नहीं थे, इनका इलाका था छोटा। पेशावर मैंने बताया था ये भी आपको, और मथुरा। फिर गांधार शैली, कैसे मथुरा शैली पनपी, क्या इनमें डिफरेंस था, किसमें भगवान मान लिया, किसमें इंसान मान लिया, किसमें झीने कपड़े, मोटे कपड़े, आभा मंडल, काली सलेटी रंग का यूज, लाल बलुआ पत्थर, कौन सा किस इलाके में फेमस हुआ, ये सब हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद मैंने बताया था कि धीरे धीरे इंडिया में फिर से एकता का परिचय दिया, और एक सामंत जो कुषाणों के हैं, कनिष्क के जो बाद तक पीढ़ियां आई, इनके एक सामंत थे, क्योंकि उनका काम था टैक्स इकट्ठा करने का। उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और अपने बिहार यूपी के इलाके में अपने नाम में महाराजा लगा लिया। अभी इतने खुलेआम कोई ऐसा नहीं कि पंगे लेने की कोशिश की, लेकिन अपने नाम में महाराजा लगा लिया। ये जिस आदमी के नाम का जिक्र हो रहा है, आप समझ रहे हैं, गुप्त साम्राज्य की स्टार्टिंग जिसका श्रेय जाता है, जिस आदमी का नाम है श्री गुप्त। ये सबसे पहला आदमी है
कुषाणों के सामंत हैं। इन्होंने हिम्मत दिखा के अपने नाम में महाराजा की उपाधि रख ली, लेकिन महाराजा उस टाइम सामंत को भी कहते थे, तो ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर ये वास्तविक संस्थापक है। कोशिश की है, अगर मान लो डर लगता तो वापस जुड़ जाते, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा तो धीरे धीरे करके इनकी भी हिम्मत बढ़ती गई। 240 ईस्वी, अब एडी के साल शुरू हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कनिष्क से स्टार्टिंग हो जाती है एडी की, क्योंकि 15 एडी में कनिष्क के दादाजी इंडिया के एक हिस्से में, जिसको उस टाइम अफगानिस्तान आज मानते हैं ना, हिंदू कुश पर्वत के उस तरफ आ गए थे। और फिर 78 एडी में कनिष्क एक इंपॉर्टेंट राजा बना था और उसी ने शक संवत चलाया, जिसका यूज आज तक भारत सरकार कर रही है। और इंडिया में जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, वो शक संवत पर ही आधारित है, जिसका पहला महीना चैत्र है, जो 22 मार्च को स्टार्ट होता है। तो आप ये लगा लो एडी की शुरुआत हुई है कनिष्क के दादा से। अपने अगर कंटेक्स्ट में देखें, वैसे ईसा मसीह से है, लेकिन हमारे लिए याद करना आसान है कि स्टार्टिंग के जो साल है ना, उनमें कनिष्क के पिता, दादा, कनिष्क उसके बेटे ने राज किया। फिर कई टाइम बीत गया, लंबा टाइम बीत गया, उनके वंश 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 कमजोर होते होते उन्हीं के सामंतों में एक ने थोड़ी सी गर्दन उठाने की कोशिश की, जिसका नाम था श्रीगुप्त। 240 में इसने अपने आप को एक तरह से मान लीजिए राजा घोषित कर दिया था। ये सामंत थी। 240 के बाद लिखा है 280 तक इन्होंने राज किया, लेकिन ये राजपाट कोई बहुत बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनकी मुद्रा चल रही है, ये बड़े प्रताप है, नहीं, बस ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। कुछ उल्टा पड़ा तो वापस चले जाएंगे उन्हीं के अंडर। इनका पहला नाम है, दूसरा नाम है घटोत्कच का। घटोत्कच ने भी पिताजी के नक्शे कदम पर कोशिश की है, बस कि जैसे पिताजी ने प्रॉपर्टी अपनी भाई नहीं दिया, टैक्स अपने एरिया में राजा बने बैठे रहे, उनसे ये नहीं कहा खुलेआम कि हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, चल पड़ा राजपाट छोटे मोटे से स्तर पर। इन्होंने भी राज किया 280 से लेके 319 एडी तक। तो आप ये मान लो कि उस टाइम के राजा जब तक मरते नहीं थे तब तक वो राजा की सीट पर बैठे रहते थे। बढ़िया काम काज चलने लग गया, धीरे धीरे ये हो गया ठीक है भाई, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई है, अब इनके ऊपर कोई हेड नहीं है और ये अपना काम ठीक से कर लेंगे। इसके बाद तीसरा जो नाम, हमें ना ये सब चीजें कैसे पता, इनके साल और ये सब, बहुत बाद में चंद्रगुप्त सेकंड एक आएगा जो कि बहुत ताकतवर राजा था, उसकी बेटी जन्म लेती है और उसकी बेटी का नाम हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नामों में लिया जाता है प्रभावती। प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त ने ना अपने दादा परदादा इन सब के नामों का एक ताम्रपत्र लिखवाया। ताम्रपत्र यानी तांबे का एक पत्र, ताम्रपत्र लिखवाया ऐसे बड़ा सा। वो मिला हमें बाद में खुदाई में, ये पूना में मिला, महाराष्ट्र में। कारण मैं बता दूं, क्योंकि प्रभावती की शादी जो हुई थी ना, वो वाकाटक राजा से हुई थी। वाकाटक एक महाराष्ट्र के आसपास का, विदर्भ के आसपास का इलाका था। तो जहां उसकी शादी हुई थी, उसका हस्बैंड कुछ ही सालों बाद एक्सपायर हो गया था। तो अपने एरिया में उसने ताम्रपत्र खुदवाए। और अब क्योंकि भाई देखो हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तो फिर लड़की का जो बातचीत रहेगी वो अपने पिताजी और उन दादा वादा के बारे में रहेगी ना। तो पूना के ताम्रपत्र पर आज भी जो ताम्रपत्र है म्यूजियम में रखा हुआ, इनके नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि उसने लिखवाया कि मेरे दादाजी ये थे, मेरे परदादा ये थे, और मेरे अपने पूरे वंश के बारे में जो उसने जानकारी दी वो इस ताम्रपत्र से मिलती है। किसका है ये ताम्रपत्र है प्रभावती गुप्त का, जो बहुत बाद में एक राजा आएगा उसकी बेटी है, चंद्रगुप्त सेकंड की। और जरूर इतिहास में बड़े काम किए होंगे तभी नाम लिया जाता है, वरना ऐसे ही कोई नाम फेमस नहीं होता। चलिए, तो इनकी जानकारी हमें मिलती है प्रभावती गुप्त के ताम्र पत्र से, जो पूना में मिला था हमें। तो इन दोनों के बाद एक इनके घर में लड़का जन्म लेता है चंद्रगुप्त। इसका नाम चंद्र है, गुप्त इसका सरनेम है चंद्र, तो चंद्रगुप्त कहलाया। बहुत पहले चंद्रगुप्त मौर्य था, वो मौर्य था, उसका सरनेम मौर्य था, इसका सरनेम ही गुप्त है। देखो यहाँ भी गुप्त लिखा हुआ है, घटोत्कच भी गुप्त लिखता था। तो चंद्रगुप्त का जब जन्म हुआ तो ये बहुत समझदार था। इसने देखा मेरे बाप दादा ने कोशिश करके काफी सालों से प्रॉपर्टी, 319 आ गया ना, लगभग 100 साल होने वाले हैं, एक बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक है, लेकिन आज तक अपने आप को ये नहीं कहा कि हम राजा महाराजा हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव, डर था। अब वो लगभग लगा लो 40 साल इसके, और लगभग कितने 40 साल के आसपास इसके, 80 साल से इसके बाप दादा राजा बने बैठे, पर दुबके हुए हैं अपने इलाके में। अब जिनसे इसके बाप दादा को डर था वो भी तो मर गए होंगे ना, 80 साल तक तो वो भी मर जाएंगे, जो थोड़े बहुत ताकतवर थे, जिनसे वो दबते या डरते होंगे। तो इसने हिम्मत दिखाई और इसने अपने नाम में जोड़ लिया महाराजा धीराज। अब इनकी टक्कर लेने वाला कोई कुषाणों का वंशज नहीं बचा था।
इसने सिर्फ इतने से काम नहीं चलाया, इसके दिमाग में आया कि मुझे आसपास के राजाओं के साथ भी अच्छे संबंध बनाने चाहिए। और मैंने आपको कहानी बताई थी कि कैसे इसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। आसपास के कोई इस तरह के राजा जिनकी लड़की शादी लायक हो, अगर उनसे ये शादी कर लेता है तो फिर वो इसके रिश्तेदारी में आ गए, वो इसके केयर टेकर बन जाएंगे। भाई बाप दादा ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, थोड़ी सा आगे बढ़ के स्टेप इसने लिया। और उसी दौर में लिच्छवी जो शासक थे ना, लिच्छवी बहुत ताकतवर थे। ये वैशाली का एक ग्रुप मान लो, वज्जी कब का ताकतवर था? जब महाजनपद थे। ईसा पूर्व में भी वज्जी ताकतवर था, 600 ईसा पूर्व। अब तो ईसवी आ गई और 300 साल ये और 600, यानी 1000 साल पहले भी जिनका डंका बजता था वो एज इट इज आज भी ताकतवर थे। तो ऐसे ऊंचे कुल में, ऐसे ऊंचे खानदान में अगर इसका रिश्ता हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वो इसके केयर टेकर बन जाएंगे। और लिच्छवियों का तो सिक्का चलता था, दाब थी उनकी पूरे इलाके में। तो इसीलिए इसने लिच्छवी राजकुमारी से शादी की, अपना रिश्ता भेजा और वहां इसकी शादी हो जाती है कुमार देवी से। लिच्छवी राजकुमारी है वो कुमार देवी। कुमार देवी का कोई सगा भाई नहीं है, पिताजी के पास प्रॉपर्टी बहुत है। तो पिताजी क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा अपनी बेटी की शादी के बाद अपने दामाद को दे दिया। तो जो छोटा सा डरपोक कभी कोशिश करने वाला श्रीगुप्त था, लेकिन हिम्मत तो की ना, उसके पोते को देखो कितना फायदा हुआ। यानी उनके छोटे छोटे स्टेप्स अब इसके काम आएंगे। और जैसे ही इसकी शादी हुई, इसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई और यूपी बिहार का बड़ा इलाका इसके पास आ गया। तो अब जो आसपास वाले छुटपुट राजा हैं वो और डर गए, वो और दब गए कि भाई ये तो लिच्छवियों का रिश्तेदार है और लिच्छवी जो है वो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन लिच्छवियों का आगे बेटा नहीं है, तो प्रॉपर्टी का मालिक फाइनली यही बनेगा। अब इनकी प्रॉपर्टी में मेन शामिल हो गया, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो इंडिया के मैप में आप ये मान लो ये वाला हिस्सा आ गया इसके पास। किसके पास? चंद्रगुप्त के पास। और आप अच्छी तरह जानते हैं जब महाजनपद काल था तब भी यही हिस्सा सबसे ताकतवर था, क्योंकि ये मगध का इलाका था। और जिसके हाथ में मगध है उसके हाथ में ताकत रहेगी, क्योंकि मगध में घने जंगल हैं जहां से हाथी पकड़े जा सकते हैं। मगध के जंगलों से लकड़ियां काटी जा सकती हैं जिनसे रथ बन सकते हैं। मगध के इलाके में जनसंख्या बहुत है क्योंकि यूपी बिहार का इलाका है। तो आप ये मान लीजिए कि हर तरह से स्ट्रांग बनने का एक इसको बेस मिल गया चंद्रगुप्त को। किससे शादी करके? कुमार देवी, जो किसकी बेटी है? लिच्छवियों की बेटी। इसके टाइम में सिक्के चलने लग गए। घटोत्कच के टाइम में सिक्के नहीं थे, वो थोड़े डरते थे क्योंकि ये कहता ना भी कहीं कुषाण हमारे ऊपर अटैक कर दे। कुषाणों का नाम बहुत बड़ा था। अब कुषाण लगभग खात्मे की तरफ है और ये उभरने लग गए। अब जब इनकी शादी लिच्छवी राजकुमारी से हो गई तो सिक्के बनने लग गए और सिक्कों से फिर ये हो गया कि इस आदमी का इस एरिया में सिक्का चलता है, मतलब यही यहाँ का राजा है। उपाधि क्या धारण कर ली? महाराजा धिराज। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया। इनके घर में कुमार देवी और इसके बेटे का जन्म होता है जिसका नाम ये लिखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अपने पिता से भी 10 कदम और आगे है, यानी इसने पिताजी की बनी हुई प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा कर लिया, बहुत बड़ा। पिताजी को तो देखो चंद्रगुप्त का जो एरिया है वो मेनली आप मानो यूपी प्लस बिहार है। समुद्रगुप्त को पता चल गया कि भाई पिताजी ने कितना बड़ा स्टेप लिया। मेरे दादा परदादा ने थोड़ी थोड़ी हिम्मत की, पिताजी समझदार थे, वैवाहिक संबंधों से या आक्रमण करके अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रखा, बनाए रखा। और लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवियों का देवता होने का फायदा मिलने वाला है समुद्रगुप्त को, ये बात समुद्रगुप्त भांप गए थे। इसीलिए हर जगह जहां भी यूज करते थे अपने नाम के आगे लिच्छवी दौहित्र बताते थे। लिच्छवी दौहित्र मतलब मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि मेरी माँ जो है ना वो लिच्छवियों की बेटी हैं। लिच्छवी दौहित्र कहने में ये प्राउड फील करते। इन्होंने घटोत्कच का पोता अपने आप को नहीं लिखवाया कहीं, लेकिन हर जगह लिखवाया लिच्छवी दौहित्र। तो समुद्रगुप्त ने पिताजी की इस प्रॉपर्टी को और बढ़ाने का प्लान बनाया। ये प्रतापी शासक था और किस्मत ने भी साथ दिया। जो कोशिश करते हैं ना उनकी हार नहीं होती, वो आगे बढ़ जाते हैं। इसने एक सेना तो पिताजी ने बना ही ली थी, उस सेना के दम पे इसने, अब ध्यान से समझना इसको, आसपास के एरिया को अपने अंडर लेते हुए ये पूरा इलाका दक्षिण की तरफ से और ये पूरा कवर कर गए असम तक का। आर्यावर्त का इलाका इन्होंने, छोटे छोटे राजा थे, सबके ऊपर अटैक किया। सबको कहा भाई मेरा आधिपत्य तो मान लो, नहीं तो फिर मैं मार दूंगा। तो राजाओं ने इसके सामने घुटने टेक दिए। और ये उत्तर वाला जो बनाया ना, ये वाला, ये दक्षिण वाला है। ये उत्तर के आर्यावर्त के 9 राजा
प्लस 3 राजा बाद में, यानी टोटल 12। ये मान लो छोटे छोटे राजपाट थे यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे 12 को अपने अंडर ले लिया और फिर ये घोषणा करवा दी कि मैं यहाँ का राजा हूँ और अगर कोई इसके एंटी गया तो फिर उसको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब सब डर गए। पहले लिच्छवी दौहित्र है, पिताजी ने उस टाइम पे प्रॉपर्टी जो है बना रखी थी और इसने उस प्रॉपर्टी को और बढ़ा लिया। तो अब समुद्रगुप्त के पास आर्याव्रत के, आर्या मतलब ये बिहार से ऊपर ऊपर वाले इलाके, यहाँ तक का पूरा इलाका इसके कब्जे में है और ये यहाँ का प्रॉपर राजा बन गया। इसके बाद इसने अपना अभियान चलाया, दक्षिण अभियान, और दक्षिण की तरफ गया और दक्षिण जाके इसने वहाँ के राजा, छोटे छोटे राजा थे उस टाइम, वहाँ के भी 12 दक्षिणावर्त के भी 12 राजाओं को हरा दिया। ये बहुत समझदार था। इसको पता चल गया कि अगर मैं यहाँ बैठा बैठा दक्षिण के राजाओं के ऊपर अटैक करता हूँ तो मैं जीत तो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं वापस आऊंगा सेना लेके विद्रोह करेंगे और फिर मेरे एंटी ग्रुप बना के, और मतलब मेरी बेइज्जती भी हो सकता है मुझे हरा दें या मेरी बात ना माने। तो इस तरह से इसने समझदारी दिखाई और दक्षिणाव्रत को बोला कि देखो भाई, मैंने तुम हरा दिए, तुमने हार मान ली तो हाँ जी मान ली, अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें आर्याव्रत की तरह अपने कब्जे में ले लूं और मैं यहाँ का राजा बनूं, या फिर तुम अपनी मर्जी से स्वतंत्र रहो, मेरे अंडर कहलाओगे, काम अपने करते रहना, बस मुझे हर छठे महीने जो तुम्हारी उपज होती है उसका टैक्स भिजवा देना, इसके बदले तुम यहाँ पे अपना राज अपने हिस्से से चला लो, अपनी मर्जी से चला लो। तो यहाँ के राजा है ना, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम राजपाट चलाते रहो, लेकिन क्योंकि मैं ताकतवर हूं तो तुम्हें मेरा आधिपत्य मानना पड़ेगा, राजपाट तुम्हारा चलेगा लेकिन टैक्स तुम्हें मेरे पास भिजवाना पड़ेगा। अब दक्षिण के वो छुटपुट राजा हैं, उनको लगा कि यार इतना बड़ा राजा है, अगर हमने इसकी नहीं मानी तो ये हमारे हिस्से को हड़प लेगा। भाई इसका तो डंका पहले उत्तर में बजा हुआ है ना, जब उत्तर में इतना प्रतापी राजा है तो हम इसके सामने क्या है, छोटे छोटे राजा थे, कुछ हजार की सेना लिए बैठे, ये लाखों की सेना के आदमी थे। तो फिर सबने कहा कि ठीक है जी, आप चिंता मुक्त रहिए, हम हर छठे महीने जो भी उपज होगी इसका 1/4 या 1/6 जितना डिसाइड हुआ वो आपके पास भिजवा देंगे। ये यही चाहता था, ये समझदार था, ये जानता था कि साउथ में अटैक करके जीतना आसान है लेकिन वहां पे सेना को मेंटेन रखना इम्पॉसिबल है। और कहते हैं कि इसकी समझदारी, इसकी ये जो तेज दिमाग नीति थी ना, इसके कारण इसने दक्षिण पे राज तो किया लेकिन वहां खर्चा नहीं किया, वहां से सिर्फ खर्चा लाने का काम कर लिया कि टैक्स आता रहेगा। और धीरे धीरे करके यहाँ के सब राजाओं ने बिना किसी खर्चे के, उसका कोई खर्चा नहीं ना, उसको सेना भेजनी, टैक्स भेजते जा रहे हैं। पाटलिपुत्र मगध जो मेन इलाके में बैठा है समुद्रगुप्त, कहते हैं समुद्रगुप्त ने चारों दिशाओं को जीतने का मन बनाया था और इसने कभी भी हार का सामना नहीं किया। जितनी लड़ाइयां लड़ी अपने जीवन में सब में विजयी हुआ, सब में। इसका कहीं ना कहीं कारण था, ये मानता था कि लिच्छवी दौहित्र होने का इसको फायदा हुआ है, पिताजी के वैवाहिक संबंधों का भी इसको फायदा हुआ है और इसीलिए समुद्रगुप्त क्योंकि कभी नहीं हारा, बहुत बाद में विंसेंट स्मिथ ने कहा ये भारत का नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन। ये बहुत बड़ा टाइटल मिला है इसको। नेपोलियन अभी जन्मा नहीं, नेपोलियन बहुत बाद में जन्मेगा, लेकिन बाद में किसी ने कंपेयर किया है विंसेंट स्मिथ नाम के इतिहासकार ने और कहा कि भारत का समुद्रगुप्त वास्तव में भारत का नेपोलियन था जिसने कभी हार का सामना नहीं किया। तो 12 उत्तर वाले और 12 दक्षिण के, अगर पेपर में 12 ना मिले ना तो ये 9 टिक कराना, क्योंकि 3 को अलग से प्लान करके जीता था। अब इसने क्या किया, इन सब के बाद एक यज्ञ भी करवाया था, वो इंडियन वो यज्ञ था ना, अश्वमेध, घोड़े की बलि वाला यज्ञ। तो पूछ लेंगे किस गुप्त वंश के शासक ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, तो इसने, समुद्रगुप्त ने बड़े लेवल पे विजय हासिल करके, सोचो जरा कितनी छोटी प्रॉपर्टी के मालिक थे इसके दादा परदादा, कुछ भी नहीं था, डरते थे, बस महाराजा नाम रखा था। पिताजी ने हिम्मत करके यूपी बिहार तक का इलाका, और इसने इतनी हिम्मत दिखाई कि उत्तर भारत का आर्यावर्त के 12 हिस्से, उन पे तो इसने कब्जा किया। ये जो प्रॉपर्टी थी ना उत्तर वाली, ये तो पूरा इसकी टेरिटरी बन गई, यहाँ इसने राज किया। यहाँ ये नहीं कि टैक्स दो, यहाँ का ये राजा है। दक्षिण से इसने टैक्स वाला अपना जुगाड़ कर लिया कि भाई बढ़िया मेरी प्रॉपर्टी बनी रहे, मेरा दबदबा चलता रहे। बहुत बढ़िया टाइम पीरियड बीत रहा था, बहुत अच्छा। फिर इसके दिमाग में आया कि कल को जब मैं मर जाऊंगा तो ये बातें बताएगा कौन, इतिहास में कहाँ रहेंगी ये। तो इसके दरबार में एक आदमी था जिसका नाम था हरिशेन। इसने हरिशेन को कहा कि भाई तू ये सब मेरी जो विजय है ना, जब कुछ करेंगे तभी तो इतिहास में लिखा जाएगा, तो पहले हासिल करना पड़ता है तब इतिहास रचे जाते हैं। तो इसने हरिशेन को, जो कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, कहा कि तुम मेरे लिए ना प्रशस्ति लिख, और लिख मैंने कैसे कैसे युद्ध जीते हैं। तो हरिशेन ने एक बहुत बड़ा पिलर था, यहाँ पे वत्स नाम की एक जगह थी ना, मैंने आपको मगध पढ़ाया तो वत्स बताया था, मगध, काशी, वत्स, और ये जो इलाका था, मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करती हूँ आपको ज्यादा समझ में आएगा।
ये देखो, ये मगध मान लें, महाजनपद को अगर हम याद करते हैं, यहाँ अवंती मान लें, इसके पास यहाँ पर था वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, इस तरफ पड़ता था कौशल, यहाँ थी छोटी सी काशी और इसी के नीचे पड़ता था वत्स, इस तरफ पड़ता था अंग। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब इसने, लिच्छवी यहाँ पढ़ते थे ना, इसमें वज्जी वाले इलाके में, यहाँ की लड़की थी जिससे किसने शादी की, जो मगध के वो छोटे से राजा थे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो फिर प्रॉपर्टी मिल गई इसको, काफी बड़ा हिस्सा मिल गया था यूपी बिहार का। इसके बेटे ने हिम्मत करके ये सब इकट्ठा कर लिया। फिर इसी का बेटा जो समुद्रगुप्त है, उसने क्या करवाया, बहुत पहले, इनसे पहले, ये तो गुप्त है ना, मौर्य काल में 3 बड़े राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। और आप अच्छी तरह जानते हैं अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था। उस अशोक ने ही एक, इस वत्स में, ये जो वत्स है ना छोटा सा, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी, इसकी राजधानी में एक पिलर, एक ऐसा खंबा सा, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ एक खंबा था, ये इसने लगवाया था। और अशोक ने इस पे कुछ बातें लिखवाई थी, ज्यादा नहीं, बस ऐसे 2-4 बातें लिखवा दी। अच्छी बातें अशोक लिखवाता था चट्टानों पे, खंबों पे, तो वो बातें लिखवा दी। कौशाम्बी में, वत्स की राजधानी में, एक खंबा टाइप का पिलर खड़ा हुआ था, स्तंभ। तो इसके बाद कौशाम्बी से, ये लगा लो यहाँ है वो खंबा, यहाँ से समुद्रगुप्त, जो कि मेन मगध और वैसे बड़े एरिया का मालिक है, तो समुद्रगुप्त का वो जो आदमी है जिसका नाम क्या है, हरिशेन, वो घूमते घूमते उसने देखा कि बढ़िया सा खंबा है और इस पे कुछ लिखा हुआ है। तो राजा ने कह रखा था, भाई तुम मेरे बारे में लिख जरा, जो लंबे टाइम तक इतिहास में लिखा रहे। तो उसने इस खंबे को बताया कि सर ऐसे ऐसे खंबा टाइप लगा हुआ है और पुराना कुछ 2-4 लाइन लिखी हुई है, पता नहीं किसने लिखवाई, तब इतना ज्ञान नहीं था। तो उसने कहा ठीक है, वहीं से उस खंबे को खड़वा लो। कौशाम्बी से, वत्स की राजधानी कौशाम्बी से इसको खड़वा के और फिर लेकर आते हैं प्रयाग में। प्रयाग यानी इलाहाबाद, आज जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, यूपी के इलाके में। तो ये लगा लो, यहाँ से उखाड़ के इसको यूपी के इलाके में ले आते हैं और यूपी में उस खंबे को गाड़ देते हैं। तो यूपी में प्रयाग में एक जो लेख लिखता है, वो 3-4 लाइन तो ऊपर है, जो किसकी है, अशोक की। ये खंबा भी बेसिकली अशोक का ही था, लेकिन बाद में इसके ऊपर ढेरों बातें लिख दी जाती हैं, ढेरों बातें। ये 9 + 3 + 12 ऐसे ढेरों बातें लिख दी जाती हैं। और ये सब बड़ाई किसकी लिखी जा रही हैं, समुद्रगुप्त की। लिखने वाला आदमी कौन है, हरिशेन। ये इसकी विजयों की जानकारी लिखेगा। इसी को कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। इतिहास में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि गुप्तों की जानकारी का, जितनी मैं कहानियां सुना रही हूं ना, ये सब जानकारियां यहाँ लिखी हैं। चाहे लिच्छवी दौहित्र की बात कर ले, या आर्यावर्त के इलाके जीतने की, या दक्षिणावर्त के इलाके जीतने की, तो सारी विजयों की सारी अच्छाइयां लिखी हैं हरिशेन ने समुद्रगुप्त के बारे में। यहीं पर ऊपर लिखा है लिच्छवी दौहित्र, और चंद्रगुप्त और इनकी जो माँ है कुमार देवी, इनका बेटा। तो ये मान लो कि अपने इतिहास को लिखवा दिया पूरा, अपने बाप का नाम, अपने दादा का नाम, परदादा का नाम, सबके नाम लिखे हैं। अभी यहाँ 4थी पीढ़ी तो है ये। सबसे पहले श्रीगुप्त लिखा, उनका टाइम पीरियड लिखा इसी खंबे पर, फिर लिखा घटोत्कच ने राज किया, फिर मेरे पिताजी ने राज किया चंद्रगुप्त, और अब मैं राजा हूँ और मैंने ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी इतनी जीत ली, दक्षिण की तरफ इतने जीते, उत्तर की, ये सब कुछ लिखवा दिया। किसने लिखवाया, समुद्रगुप्त ने। किससे कहकर, हरिशेन रचित। इसी का नाम क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। पहले ये कहाँ थी, वत्स में, फिर ये कहाँ उठा के ले गए, प्रयाग में। इसी को प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। यही इलाहाबाद अभिलेख भी कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुतों की समझ में नहीं आता ये। इस खंबे को आज प्रयाग में ही, प्रयाग के नाम पर ही जाना जाता है, प्रयाग प्रशस्ति ही इसको कहते हैं। इलाहाबाद अभिलेख भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। बाद में, बहुत बाद में जाके एक बहुत बड़ा राजा बनेगा जहांगीर, जो किसका बेटा है, अकबर का, बहुत बाद में। इस जहांगीर के कोरोनेशन या इसके राज्यारोहण के ऊपर भी 2-4 लाइन लिखी हुई हैं। तो पूछ लेंगे प्रयाग प्रशस्ति में किस किस राजा का जिक्र है, तो हमें याद रखना है ये। सबसे पहले अशोक ने बनवाया, तो अशोक का जिक्र है। फिर इसके ऊपर मेन काम जिसके कारण ये जाना जाता है, फेमस हुआ, समुद्रगुप्त। और बाद में किसके कोरोनेशन या राज्यारोहण की खबर भी है, जहांगीर। एक लाइन में बीरबल का नाम भी आया है, लेकिन बीरबल कोई बहुत बड़े राजा तो थे नहीं, महेश दास नाम था ना, ब्राह्मण थे। उनकी इंपॉर्टेंस तो अकबर ने बना दी थी।
भाई तेज दिमाग थे, तेज दिमाग हर जगह अपनी इज्जत पा ही लेते हैं। तो 3 बड़े राजाओं में जिसने स्टार्टिंग की थी अशोक, उसके बाद जो इसको उखड़वा के ले गया जिसका नाम समुद्रगुप्त है, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, उसी से इसका नाम प्रयाग प्रशस्ति पड़ा। वैसे ये कौशाम्बी में थी पहले, वत्स की राजधानी में। और तीसरा जिसके सिर्फ थोड़े राज्यारोहण के बारे में लिखा है वो है जहांगीर। पेपर में 4 नाम आएंगे, कहेंगे किसके बारे में नहीं लिखा, तो हमें तीनों याद रखने हैं, बनवाने वाला अशोक, ले जाने वाला समुद्रगुप्त, और तीसरा जिसके राज्यारोहण का राज्याभिषेक का वर्णन है जहांगीर। ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बनी बनाई प्रॉपर्टी सब कुछ मिल गया। अब ये बड़ा आदमी है, कभी हारा ही नहीं, इतना नाम है कि श्रीलंका के एक राजा के मन में आया कि भाई उसके वहाँ बौद्ध धर्म बहुत पनप रहा था कि यार महात्मा बुद्ध जो है भारत में जन्मे थे, तभी तो चीनी बहुत सारे यात्री इंडिया आते थे कि भाई वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कि यार हमारे भगवान जो हैं वो कहाँ जन्मे, तो वो इंडिया की यात्रा करते थे। इसी लाइन में अगर हम देखें तो फाहियान इंडिया आया था और जो अपना ह्वेनसांग इंडिया आया था। तो चीनियों के लिए ना इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, क्योंकि जिसको वो पूजते हैं दिन रात उसने इस धरती पर जन्म लिया था। वैसे तो नेपाल में जन्मे थे, एग्जैक्टली तो नेपाल में, लेकिन उनकी सारी शिक्षा दीक्षा मैंने आपको डिटेल पढ़ाया था, कैसे अपना घर छोड़ के नदी क्रॉस करके उपवन में रहे, फिर घूमते रहे। तो अगर कहें उनकी कर्म भूमि तो मेनली इंडिया है। यही कारण रहा कि विदेशियों का अट्रैक्शन इंडिया रहा कि कहाँ महात्मा बुद्ध जन्मे, उनको बहुत पूजते हैं ना वो लोग। तो अब श्रीलंका में बौद्ध धर्म का डंका बज रहा है। यहाँ का एक राजा है मेघवर्मन, उसके मन में इच्छा है कि मैं भाई बौद्ध धर्म को मानता हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे ना एक कोई इस तरह का बौद्ध धर्म से जुड़ा कोई विहार वगैरह बनवाना है, लेकिन बनवाऊं कैसे, क्योंकि यहाँ तो समुद्रगुप्त का राज है। तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी और इसलिए उसने परमिशन लेने के लिए अपना एक दूत भेजा। सोचो पैसा खुद लगाएगा, लेकिन हमारे राजा से इतना डरते हैं लोग कि वो परमिशन ले रहे हैं कि सर हमें खर्चा करना है, क्या आपकी प्रॉपर्टी में हम छोटा सा एक विहार बनवा दें बौद्ध धर्म के लिए। तो उसको क्या फर्क पड़ता है, नाम तो इसी का चलेगा। तो मेघवर्मन ने श्रीलंका से एक राजदूत भेजा, किसके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में, जिसने परमिशन ली और फिर उसने गया मतलब बोध गया, बिहार का इलाका, यहाँ पे अपनी जेब से खर्च करके एक विहार की स्थापना करवाई। तो ये होता है नाम, कितना बड़ा नाम था कि इसके एरिया में खर्चा भी करना है ना अपनी जेब से, तो भी इससे परमिशन लेनी है कि सर आपके इलाके में ये बनवा दें। इसका नाम इतना बड़ा फैल गया था। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। 9+3 ऊपर के राज्य, 12 दक्षिण के राज्य। दक्षिण की नीति थी ग्रहण करके छोड़ दो, अपने आप काम करेंगे, बस टैक्स देते रहना। उत्तर की प्रॉपर्टी का मालिक बना। अपने सिक्कों पर इसने अपने माँ और अपने पिताजी के चित्र बनवाए। कुमार देवी और इनके पिताजी चंद्रगुप्त की पिक्चर बनी हुई है इनके सोने के सिक्कों पर। स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में बनी। सोने के सिक्के हमें सबसे पहले पता चले थे हिंद यवनों से, लेकिन वो नियमित नहीं थे। कुषाणों ने गोल्ड, प्योर गोल्ड के सिक्के बनाए और वो नियमित सिक्के थे, वो चले यहाँ पर, लेकिन उनका भी प्रॉपर्टी कम थी। कुषाण को ये थोड़ी कि पूरे इंडिया पे थे, इनकी प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा थी और सोने की सर्वाधिक मुद्रा इन्हीं के टाइम में चली। और दिनार नाम आपने सुना होगा बहुत बार मूवीज में और इन सब में, कितने दिनार। तो दिनार जो मुद्रा है ना, ये दिनार मुद्रा गुप्त काल की देन है। याद करो पिछले काल में जब मौर्य थे उनकी मुद्रा का नाम पण हुआ करता था और हर आदमी को अपनी लायकियत पे पण मिला करते थे। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जो पण मिलते थे वो एक साल में 60 थे और मैक्सिमम 48,000। तो 5 पण से लेके और 12,000 पण, कुछ इस तरह का था कि भाई इतने हजार पण तक मिल सकते थे। तो 60 से लेके 48,000 मैक्सिमम मिला है, मिनिमम और मैक्सिमम। पूछें गुप्त काल में कौन सी मुद्रा चली तो दिनार, और कहें मौर्यों की मुद्रा का नाम तो पण था। मौर्यों जैसे ही हैं, उनसे छोटी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन उनसे ज्यादा डेवलपमेंट किया क्योंकि इनका विकास बाद में हुआ ना। अब ये सब समुद्रगुप्त के टाइम पे इतने बड़ी प्रॉपर्टी, ये लिखा जा चुका था, वर्ल्ड में फेमस हो गया था, ये इतना कुछ समुद्रगुप्त के टाइम तक हो चुका था। समुद्रगुप्त के बाद इसका बेटा राज करेगा जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। एक थोड़ी सी कहानी सुना देती हूँ। समुद्रगुप्त के ना 2 बेटों का नाम है फेमस। एक इसका बेटा था रामगुप्त और एक इसका बेटा था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इसके पिताजी भी हैं, इसलिए इसके नाम के आगे सेकंड लिखते हैं। यानी समुद्रगुप्त के बेटे का नाम भी वही है जो इसके पिताजी का नाम था, तो कंफ्यूजन ना हो तो चंद्रगुप्त सेकंड लिख देते हैं। समुद्रगुप्त के बाद बड़ा बेटा क्योंकि रामगुप्त है, ये राजा बना पहले, लेकिन इसके बारे में ना कोई किताब ना कोई ताम्रपत्र, कहीं नाम ही नहीं आता। कारण मैं बता दूं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी समुद्रगुप्त ने जो इकट्ठी की थी ना, पूरा राजपाट जो समुद्रगुप्त का था उत्तर में दक्षिण में, यहाँ छोटे से एक राजा थे
जो इतने कोई बड़े भी नहीं थे, विदेशी शक, याद है शक थे, शक, जिनकी 5 शाखाएं आई थी, जो भाग के आए थे बाहर से, यूची कबीले से डर के, जो कुषाणों का था, और वो आके अफगानिस्तान में बसे थे। 2 उत्तरी क्षत्रप याद करो, तक्षशिला और मथुरा था, और 2 दक्षिण वाले, ये पश्चिम वाले थे, एक नासिक और एक मालवा। तो जो ये गुजरात के आसपास के शक थे ना, रुद्रदामन आपको याद होगा, संस्कृत का पहला अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील थी, वो शकों का ही तो राजा था, वो शकों का सबसे प्रतापी राजा। तो शक में कोई छोटा मोटा, वो रुद्रदामन नहीं है, कोई छोटा मोटा राजा है। इसने शक के छोटे से राजा ने, जिसकी कोई देखे तो औकात भी नहीं रही होगी, इतनी बड़ी, छोटा सा इलाका था, इसने रामगुप्त के ऊपर चढ़ाई कर दी। हिम्मत देखो, रामगुप्त की कितनी प्रॉपर्टी, समुद्रगुप्त का बेटा है वो, इसके ऊपर चढ़ाई कर दी। और रामगुप्त इतना नालायक और इतना निकम्मा राजा था कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जिसको मिली थी पिताजी के कारण, वो इस छोटे से राजा के सामने घुटने टेक हार गया, बुरी तरह से हारा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी सेना, छोटे से आदमी ने हरा दिया। ये बेइज्जती होती है ऐसा करने में। सोचो, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक छोटे से राजा से हार गया। ये राजा किस प्रजाति का? शक, वैसे भी विदेशी है, ये तो प्रॉपर इंडियन राजा, ये विदेशी राजा, कहीं से भाग के आए हुए और यहाँ आके बैठे हैं, बाहर के आदमी हैं, और इंडियन राजा को हरा दिया। बेइज्जती की बात थी, इसलिए इतिहास में लिखी नहीं जाती कहानियां। कहते हैं रामगुप्त ने एक ऐसी संधि की जिससे कि बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई गुप्त साम्राज्य की। हार गया, और हार के उनकी शर्तों को मान गया। इन शर्तों में ये था कि रामगुप्त की जो वाइफ थी ना, वो शकों ने कहा भाई तुम्हारी जो पत्नी है, और अगर तुम उसको हमारे यहाँ, हमारे राज्य में भेज दो, भाई हमारा राजा उससे शादी कर लेगा, और फिर जो है तुम्हारा जो इलाका हमारे कब्जे में आ गया उसको हम छोड़ देंगे। ये इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती थी। रामगुप्त इतना नालायक राजा था कि इस संधि को मान गया। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी जिसके पास थी, कितनी बड़ी लाखों की सेना, वो ऐसे अपने घुटने टेक के बेइज्जती करा के वापस अपने राजमहल में आ गया। जब ये बात रामगुप्त के परिवार में चली तो इसका भाई था छोटा चंद्रगुप्त, इसने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और पिताजी ने क्या नाम खड़ा किया और तुमने कितनी बेइज्जती कराई। तो चंद्रगुप्त ने सेकंड ने गुस्से में आकर अपने भाई को ही मार डाला, रामगुप्त का मर्डर कर दिया, और इसने कहा शकों से बदला लेना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं ये वहां पे औरत का भेष धारण करके और पहुंच गया, औरतों जैसे कपड़े पहन के वहां पहुंच गया, अकेला गया था वहां, और वहां गया तो उनको लगा कि ये जो है वो रामगुप्त की वाइफ है। तो वहां जाके 2-4 और लोग इसके साथ गए होंगे, इसने तुरंत जाते ही जो उनका मेन हेड था ना उसको मारा, कटार वटार लेके गया था, उसको मार दिया। और फिर 4-5 आदमियों ने इतना कोहराम मचाया कि शकों में हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई, और सारे शक, फिर इसकी सेना आ गई पीछे से, सारे शकों को इसने मार डाला, और अपने नाम के आगे लिखा कि मैं शकारी हूं। शकारी 2 शब्दों से मिलकर बना है, शक प्लस अरी। अरी होता है शत्रु, दुश्मन, यानी मैं शकों का दुश्मन हूं, मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अपने नाम के आगे शकारी, और बोला इस बात को कोई भूल ना जाए इतिहास में कि हमने इन शकों का क्या हश्र किया। तो इसने इसी खुशी में कि देखो हमने शकों का क्या किया, एक मुद्रा चला दी, चांदी की मुद्रा। तो चांदी के जो सिक्के हैं वो किसने चलाए? चंद्रगुप्त सेकंड ने। किसको? एक तरह से पूरी तरह खत्म करके शकों को। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी की मुद्रा चली है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। सोने के सिक्के देखो पहले ही चल रहे थे दिनार के नाम से, अब चांदी की मुद्रा भी चल गई है। ये पूछेंगे एग्जाम में, शकारी उपनाम किसका है? चंद्रगुप्त सेकंड का। इसका नाम नहीं है इतिहास में। तो जो लोग कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, इतिहास उन्हीं के नामों को याद रखता है और उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं। ना इसके ऊपर कोई किताब, ना इसका कहीं नाम मिलना, इसलिए इसको पढ़ाया भी नहीं जाता, पर आपको याद रहे इसलिए मैंने बता दिया। तो समुद्रगुप्त के बाद अगला बेटा कौन है इसका? चंद्रगुप्त सेकंड। इसलिए किताबें कहती हैं कि संभवतः, यानी शायद रामगुप्त नाम का राजा बना था, पर एग्जैक्टली कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि इसका कोई टाइम पीरियड रहा हो। हाँ, शकारी को बताना जरूरी था, इसलिए रामगुप्त को बता दिया, क्योंकि वैसे रटने से चीजें भूल जाते हैं। अब शकारी, अब याद रखना, शकों का दुश्मन कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। शकों का ऐसा खात्मा किया कि वो जो बेइज्जती थी वो इतिहास में कभी लोग याद करें कि इसने चांदी के सिक्के किसको हरा के खत्म करके चलाए थे? शकों को। शकों की शाखा गुजरात के आसपास। ठीक है, चलिए अब ये सब चीजें हम ना नोट्स के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, और अब तुम्हें आज से अपने गुप्तों के नोट्स भी तैयार करने हैं। अभी 2 दिन से जो क्लासेस पिछली चल रही थी उनमें हम सिर्फ पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, अब हम नोट्स के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह से नोट्स बना लेना, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। ध्यान से समझो ये क्या है। ये मैंने लिखा है फर्स्ट, यूपी बिहार का इलाका, पहला बड़ा राजा यानी चंद्रगुप्त का पहले का कार्यकाल जो था वो इस एरिया में, यूपी बिहार में। जो इसका बेटा है सेकंड, समुद्रगुप्त। इसमें घटोत्कच में नहीं बोल रही ना मैं श्रीगुप्त, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी बड़ी नहीं थी, हम यहाँ मेन राजाओं की बात कर रहे हैं। ये समुद्रगुप्त है, देखो इसने उत्तर भारत के आर्यावर्त को और दक्षिण वाले बाराओं को हरा के और अपनी टेरिटरी पे
कब्जा जमाया और फिर क्या कहलाया, भारत का समुद्रगुप्त। और जो तीसरा है ना इसका बेटा जिसने शक हराए थे, देखो ये रहा थर्ड, इसको थोड़ी सी प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी पड़ी क्योंकि इसको बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल गई थी, चांदी का सिक्का, शकारी, ये वाला इलाका है। और ये भी बता दूं मैं आपको, यहीं पे वाकाटक था बाद में इसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी की थी, लेकिन वाकाटक का राजा जो था वो मर गया और बाद में फिर ये प्रॉपर्टी भी इसी की आ गई थी। तो ये मान लो कि ये इसीलिए मैंने इकट्ठा कर दिया, वैसे इसने सिर्फ इतना जीता था शकों वाला, बाद में वाकाटक की प्रॉपर्टी के भी यही मालिक बन गए थे। एरिया मौर्यों जितना नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आज तक अब तक जितना इतिहास मैंने तुम्हें पढ़ाया उसमें नंबर 1 पर मौर्यों की थी। याद करो, मौर्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बर्मा सब कवर करते थे, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। लेकिन मौर्यों से ज्यादा सुदृढ़ प्रशासन था गुप्तों का, इसलिए मौर्यों के काल को स्वर्ण काल नहीं कहते, गुप्तों के काल को गोल्डन एज कहा जाता है। टाइम पीरियड भी बीत गया ना, वो आज से कई 100 साल पहले थे, अब जितना टाइम बीतता जाएगा उतना आदमी एडवांस बनता जाएगा, तो ज्यादा बेस्ट टाइम जो जिया है वो गुप्तों के टाइम में जिया है, लेकिन बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे मौर्य। चलिए देखते हैं श्रीगुप्त। सबसे पहला नाम, 40 साल कहने को राज कर गया, पर खुलेआम ये नहीं कहा कि मैं हूं कोई बड़ा राजा, एक थोड़ा सा दबाव में, डर में, कोई अटैक ना कर दे, धीरे धीरे ये बात फेमस की कि मैं महाराजा हूं। थे ये सामंत, संस्थापक हैं श्रीगुप्त। किसके संस्थापक हैं? गुप्त वंश के। लेकिन अगर पेपर में आ जाए वास्तविक संस्थापक तो फिर टिक मार्क करना चंद्रगुप्त प्रथम का नाम। कुषाणों के सामंत थे ये। कुषाणों के सामंत कैसे? क्योंकि कुषाण वो कनिष्क के वंशज ताकतवर थे ना, उनके ही अंडर ये लोग रहा करते थे और तब सामंत को ही महाराजा कह देते थे, तो इसलिए महाराजा कोई बड़ी चीज नहीं थी उस टाइम। बिहार और यूपी के इलाके में अपने नाम में क्या लिखते थे ये? महाराजा। प्रयाग प्रशस्ति में इसका भी नाम आया, इन्होंने नहीं लिखवाई प्रयाग प्रशस्ति, ये तो एक्सपायर हो गए थे, इनके बेटे के बेटे के बेटे ने लिखवाई, क्योंकि इनका बेटा घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त। तो ये लगा लो कि दादा परदादा का नाम लिखवाया है इस लड़के ने, तो वहां छोटा सा नाम लिखा है कि भाई 240 से 280 तक हमारे वंश के पहले राजा हुए श्रीगुप्त। ठीक है, ये कोई प्रॉपर राजा नहीं है, बस थोड़ा सा सामंत। अच्छा, ये किसके सामंत थे? कुषाणों के। ये किस जाति के थे? कहते हैं ये क्षत्रिय नहीं थे, ये वैश्य थे, व्यापारी थे। स्टार्टिंग में व्यापारी थे, ये वैश्य थे। तो और इनका जो गोत्र था ना, इनका गोत्र था धारण गोत्र, ये लिखा हुआ है सब कुछ, धारण गोत्र के थे। तो ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, शूद्र नहीं है, ये वैश्य हैं। जबकि याद करो कि मौर्यों के बारे में लिखा है कहीं कहीं कि वो शूद्र जाति के थे, वो कुलहीन थे, लेकिन चाणक्य ने उनका इंट्रोडक्शन दिया था कि ये क्षत्रियों के लड़के हैं, तो उनका एग्जैक्टली नहीं पता। इनके लिए लिखा है कि ये वैश्य जाति के हैं, धारण गोत्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं घटोत्कच, दूसरा। पहले राजा ने कुछ नहीं किया खास, बस कुषाणों का सामंत याद कर लो, संस्थापक है 240 से 280। अगला है घटोत्कच, 280 से 319 तक इन्होंने राज किया, लगभग 40 साल पिताजी की तरह। महाराज उपाधि धारण की, वो तो इनके पिताजी की भी थी, लेकिन ये कोई बड़ी उपाधि नहीं, सब कह सकते थे। पूना के ताम्रपत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना के ताम्रपत्र, तांबे का पत्र है, तांबे की एक शीट है, जिस पर लिखवाया किसने? बहुत बाद में इनके वंश में एक बेटी हुई, जो वाकाटक राजा से जिसकी शादी हुई, जिसका नाम था प्रभावती, चंद्रगुप्त सेकंड, बहुत ताकतवर राजा की बेटी थी वो। तो ताम्रपत्र पर इनकी जानकारी मिलती है। पूछेंगे पूना का ताम्रपत्र पर किस गुप्त वंश के राजा की जानकारी है, तो उसने सबके नाम लिखवाए। जो नहीं मिलते कहीं भी वो श्रीगुप्त और घटोत्कच हैं। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच का 2 जगह नाम आया, तभी हमें ये इतनी बातें पता हैं। एक प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त के दरबार के आदमी हरिशेन ने लिखवाई, और एक प्रभावती के पूना से मिले हुए ताम्रलेख में। प्रभावती गुप्त, देखो लिखा है ताम्रपत्र किसने बनवाया? प्रभावती गुप्त ने, इसने लिखवाया। इसकी शादी किससे हुई है? शादी का सिंबल बना दिया, वाकाटक राजा था, वाकाटक महाराष्ट्र विदर्भ के आसपास, इसका राजा था महाराष्ट्र के आसपास। इसीलिए तो बाद में महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य को, इसको चंद्रगुप्त सेकंड को मिल गया, क्योंकि वाकाटक का राजा मर गया, तो बेटी का जो हिस्सा था वो पिताजी की प्रॉपर्टी का हिस्सा बन गया, बेटी वहां राज करती रही। तो ये वाकाटक के शासक की पत्नी थी। अब होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू, वो दोनों बस हिस्ट्री में कहीं कहीं लिखे हैं, ज्यादा नहीं। ये है चंद्रगुप्त फर्स्ट, देखो लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 319 से 335, एक आधी जगह 340 भी लिखा है, इसलिए मैंने दोनों मेंशन कर दिए, वैसे 335 ज्यादा चलता है। 319 से 335 तक इसने राज किया, फिर 35 से 75 अगला राजा आएगा समुद्रगुप्त। अब देखना जरा, जैसे ये राजा बना ना,
जिस साल में गुप्त संवत शुरू हो गया। मैंने आपको इतिहास में आज तक 2 संवत कराए हैं, याद करो। कनिष्क के नाम पर शक संवत, जब वो राजपाट की गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी में, और एक विक्रमादित्य देसी राजा, अगर आपको याद आ रहा हो, मालवा के शकों को हराया था, भगा दिया था। ये मालवा के शक भाग के मथुरा चले गए थे और बाद में मालवा में ही रुद्रदामन नाम का एक शक जन्मा था, जिसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, जिसने गिरनार में जूनागढ़ का संस्कृत में इंडिया का पहला अभिलेख लिखवाया था। ये वही शक है। तो ये विक्रम नाम का राजा, विक्रमादित्य नाम का राजा, जो एक देसी राजा है, इसने 57 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, अभी जन्मे, एडी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ईसा मसीह नहीं जन्मे, उस टाइम पर इसने हरा दिया था। किसको हराया था? शकों को। कहाँ के शकों को? मालवा के शकों को। 4 शाखाएं थी ना इंडिया में, एक अफगानिस्तान में, इसलिए इसको मालव संवत भी कहते हैं, मालव संवत। और इसी को कृत संवत भी कहते हैं। पेपर में खूब आते हैं ये मिलान करो में। मिलान करो में 4 संवत आते हैं, जिनमें से मैंने आपको 3 बता दिए। आज हम तीसरा पढ़ रहे हैं, चौथा जब टाइम आएगा 600 प्लस पढ़ेंगे तब बताऊंगी। शक संवत कनिष्क ने चलाया था, हमें सारे याद होने चाहिए ये। कनिष्क जब जैसे ही वो गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी में, अब एडी स्टार्ट हो गया, 0 के बाद पॉजिटिव नंबर चल पड़े जो आगे बढ़ेंगे। तो पहला एक देसी राजा है विक्रमादित्य, वो शकों के राजाओं को हराता है, भगा देता है मालवा से, तो वो अपने नाम पर विक्रम संवत चलाता है। तब तक बिफोर क्राइस्ट का टाइम था। फिर ऐसे ही लेटर स्टेज में कनिष्क जब राजपाट की गद्दी पर बैठता है 78 ईस्वी में, सिल्क रूट पे जो मालिक बनेगा वो अपना संवत चलाता है, शक संवत। इस शक पर ही आधारित है इंडियन कैलेंडर, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है कनिष्क के शक संवत पर, जिसका पहला महीना चैत्र होता है, अंतिम महीना फाल्गुन है, 22 मार्च से स्टार्टिंग होती है। और फिर आज जो हमने पढ़ा गुप्त संवत, जब इनका पहला ताकतवर राजा गद्दी पर बैठता है तो वो एक संवत चलाता है। पिता और दादा थोड़े कमजोर थे ना, तो जिस दिन ये गद्दी पर बैठा 319 भी लिखा आता है, 320 भी, वैसे 19 के साथ जाना अगर दोनों आ जाए, तो इस दिन से शुरू होता है गुप्त संवत। यानी 2 राजाओं के स्टार्टिंग से शुरू होता है, एक गुप्त वाला और एक शक वाला, और एक के हराने से स्टार्ट होता है विक्रम संवत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहला स्वतंत्र शासक है, इसने क्या कहा? मैं किसी का सामंत नहीं हूं। इसके बाप दादा तो कुषाणों के सामंत थे ना, इसने कहा मैं किसी का सामंत नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं इंडिपेंडेंट राजा हूं। वास्तविक संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके दादा थे संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक है क्योंकि अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। और इसी कड़ी में इसने एक अपनी उपाधि क्या धारण की? महाराजाधिराज, मैं राजाओं का भी राजा हूं, किंग ऑफ द किंग्स, यानी जो आसपास के राजा हैं मैं इन सब का राजा हूं। संस्थापक आए तो इसके दादा, और वास्तविक संस्थापक आएगा तो इसका नाम आएगा। उनकी उपाधियां महाराजा हैं, इसकी महाराजाधिराज उपाधि है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। साम्राज्य विस्तार किया इसने। भाई फर्स्ट की प्रॉपर्टी जो थी, जो बढ़ाई थी इसने, यूपी मगध वाला इलाका, बिहार वाला इलाका, वो इसी का तो था। और इसने शादी करके अपनी प्रॉपर्टी को काफी बढ़ाया था। तो वैवाहिक संबंध, किससे शादी मेन है इसकी? लिच्छवी राजकुमारी, जिसका नाम क्या था? कुमार देवी, जिसके सिक्कों पे भी चित्र छपे, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। और ये कहाँ थे लिच्छवी वाले? वैशाली में। वैशाली वज्जी की राजधानी, जो बहुत ताकतवर थे, बहुत इंडिपेंडेंट टाइप के लोग थे। प्रयाग प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है हमें कि कैसे कैसे इसने क्या किया। ये प्रयाग प्रशस्ति किसने बनवाई थी? कभी अशोक ने। कहाँ? कौशाम्बी। किसकी राजधानी? वत्स की राजधानी, खंबा था। बाद में उठा के कौन ले गया? समुद्रगुप्त। अपनी विजयों की जानकारी लिखवाई। इस प्रयाग को ही इलाहाबाद कहते थे, अब वापस से इसका नाम प्रयागराज पड़ गया। अब जो ये पिछले साल इसका नाम चेंज कर दिया ना, तो इलाहाबाद स्तंभ से जानकारी मिली। ये एक ही चीज है, प्रयाग प्रशस्ति कह लो या इलाहाबाद स्तंभ कह लो, उस खंबे का नाम है। उस खंबे में 3 नाम याद रखना, अशोक ने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने उखड़वाया था, और जहांगीर का नाम है। और छोटी सी एक लाइन में बीरबल का भी नाम है। स्वर्ण मुद्रा चली थी इनके टाइम में, क्या नाम रखा था? दिनार। अगर पण पूछेंगे तो मौर्यों की थी, दिनार कहेंगे तो गुप्तों की। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स जो सोने के मिले वो गुप्तों के मिले। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड जो मिला वो कनिष्क या कह लीजिए कुषाणों के मिले। वैसे इंट्रोडक्शन किसने किया था? हिंद यवनों ने। समुद्रगुप्त, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, पेपर में जरूर आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, अगर एंशिएंट उठाते हैं तो। 335 से 375, कहीं कहीं 380 भी लिखा है। इनके पिताजी ने राज कब किया? 319 से लेके वो बैठे थे और 335 तक रहे। बाप दादा उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जो उनके पुराने, 240 से 280, 280 से 319, फिर 319 से 335, और अगला जो बहुत बड़ा राजपाट बना देगा, पूरे इंडिया को जीत लेगा, वो 335 से 375
उत्तर तक राज करेगा। लिच्छवी दौहित्र है, खुद लिखवाया है ये शब्द लिच्छवी दौहित्र, कहाँ? प्रयाग प्रशस्ति में। यानी ये दिखाते हैं कि देखो मेरे नाना कितने स्ट्रॉन्ग परिवार के थे। कुमार देवी और चंद्रगुप्त का बेटा है ये, तो जो वास्तविक संस्थापक है ना उसका पुत्र है। उसके बाप दादा, इसके पिताजी इंपॉर्टेंट है, दादा परदादा का तो बस नाम आएगा दो जगह, प्रयाग प्रशस्ति में खुद लिखवाएगा, और जो इसके अगली पीढ़ी में जो इसकी पोती होगी प्रभावती, वो ताम्रपत्र पूना से मिलेगा। विशाल साम्राज्य की स्थापना, इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम यही किया, क्योंकि इसके पिताजी की प्रॉपर्टी उतनी बड़ी नहीं थी, इसने तो आर्याव्रत जीत लिया, दक्षिणाव्रत जीत लिया, प्रतापी शासक था, दिख ही रहा है इतना जीतेगा तो। उत्तर प्लस दक्षिण भारत को जीता, उत्तर के 9 + 3 और दक्षिण के सारे 12। आर्याव्रत, आर्या समझे उत्तर भारत ये, और ये दक्षिणाव्रत मतलब दक्षिण भारत, इसके 9 राजा हराए और दक्षिण के 12 राजा। हमें कैसे पता? ये सारी बातें जो मैं लगभग आधा पौना घंटे से गा रही हूँ, ये सब लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति इसकी पर्सनल की नहीं है, प्रयाग प्रशस्ति वास्तव में अशोक का एक पिलर था जो कौशाम्बी में लगा था, वत्स की राजधानी में। ये उखड़वा के ले गया हरिशेन ने, इसके ऊपर सब कुछ लिखा, बाद में जहांगीर के बारे में भी लिखा गया। प्रयाग प्रशस्ति देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेज पे इसके नोट्स बना लेना। सबसे पहले सम्राट अशोक ने कौशाम्बी या वत्स में बनवाया। वत्स महाजनपद है, कौशाम्बी इसकी राजधानी है। तो सबसे पहले सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में एक पिलर बनवाया, ढेरों पिलर बनवाए, उनमें से एक था। बाद में समुद्रगुप्त ने काम करवाया, प्रयाग में ट्रांसफर कर दिया। तो प्रयाग उठा के कौशाम्बी से कौन ले गया? कौशाम्बी अलग इलाका है, प्रयाग अलग इलाका है। किसने करवाया काम? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति से जहांगीर की भी जानकारी मिलती है, तीसरा राजा, फर्स्ट अशोक, सेकंड समुद्रगुप्त, तीसरा जहांगीर। और इसके बाद हरिशेन रचित है, इसको लिखा किसने मेनली? देखो अशोक के टाइम में हरिशेन नहीं था, ना जहांगीर के टाइम, उस टाइम तो 2-2 4-4 लाइन लिखी थी। जो मेन कहानी लिखी है वो सब लिखी है हरिशेन ने, इसीलिए कहते हैं हरिशेन रचित प्रयाग प्रशस्ति। किसी और का नाम नहीं लिखते, हरिशेन सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है इस टाइम का। ये किसके दरबार में रहा होगा? समुद्रगुप्त, तभी तो उसके लिए लिखेगा। लिच्छवी दौहित्र लिखा है यहाँ। तो इस जो ये सारी जानकारी है, इसकी स्टार्टिंग की लाइन में ही इसके पिता और इसके नाना का नाम आया है। यानी ये खुश था कि मुझे मेरे पिताजी और मेरे नाना के, दादा का नाम एज सच नहीं लिखवाया इसने, भाई इस टाइम से इस टाइम मेरे दादा परदादा ने राज किया, लेकिन अपने नाम के आगे जो लिखवाया वो लिच्छवी दौहित्र है। चंपू शैली में लिखा है ये, मैंने आपको चंपू शैली कई बार बता दी है। चंपू शैली का मतलब होता है जब कोई चीज गद्य में भी लिखी जाए, पाठ की तरह भी, और पद्य कविता की तरह भी। तो कविता और पाठ दोनों की शैली में लिखा हुआ जो है, इसी को कहा जाता है चंपू शैली। ठीक है। इसके बाद है विंसेंट स्मिथ, क्या कहता है इसको? भारत का नेपोलियन, क्योंकि ये सारी जितनी लड़ाई लड़ी सब जीता, कभी हारा ही नहीं। तो भारत का नेपोलियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। किसको कहा है? समुद्रगुप्त को। आर्याव्रत जीता इसने, 9 + 3 वाला। इसकी नीति ध्यान से देखना, पेपर में आ सकती है। प्रसबो धारण, धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया, छोड़ूंगा नहीं, इलाके मेरे हैं, मैं यहाँ का राजा हूँ। प्रसबो धारण, धारण कर लेना किसी चीज को जीत कर। गांधार से, गांधार मतलब पाकिस्तान का इलाका, और असम तक, तो उत्तर की पूरी बेल्ट हो गई ना, इसमें यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब सब आ गया। तो ये गांधार से असम तक को इसने जीत के और धारण कर लिया। प्रसबो धारण, भाई लेके अब मैं यहाँ राज करूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं टैक्स लेके छोड़ दूंगा। लेकिन दक्षिण की नीति का नाम देखो क्या है? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। पूरा लिखेंगे तो ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण करना, वहां से टैक्स लेना और फिर कहना अपना राज खुद चला लो। तो उत्तर की नीति पे तो राज करेगा, दक्षिण का ये राजा तो कहलाया, लेकिन ग्रहण करके छोड़ दिया, अपनी मर्जी से अपना काम चलाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों शब्द, बहुतों की समझ में लास्ट तक नहीं आएंगे, पेपर में आ जाएगा कि समुद्रगुप्त की कौन सी नीति दक्षिण भारत पर अप्लाई की। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण करके छोड़ दो, और उत्तर में प्रसबोध धारण, धारण कर लिया। ग्रहण और धारण, अभी छोड़ रही हूँ क्लास, तो वापस लौटा दिए। ठीक है। सीमावर्ती राज्य भी जीते इसने आसपास के एरिया में खूब प्रॉपर्टी बनाई, कभी पराजय का सामना नहीं किया, कभी हारा ही नहीं, तभी तो प्रशस्ति लिखवाई। अश्वमेध यज्ञ भी करवाया, और ये खुला चैलेंज था कि देख लो जिसको टक्कर लेनी हो ले लो, कोई आया ही नहीं सामने। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं, कविताएं लिखता था, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था। इसके सिक्के पर इसको वीणा, जैसे सिक्का छपा ना इसका, तो उस पर ये बैठा हुआ है, इसके हाथ में वीणा है, वीणा बजाते हुए सिक्के पे छपा, यानी शायद ये म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट लेता होगा। गरुड़ स्तंभ है, ये बैठा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, और इसके पास ऐसे एक स्तंभ बनाया, इस पे एक पक्षी बना दिया। ये जो पक्षी बनाया हुआ है ये गरुड़ है, जिससे इसका हिंदू धर्म में इंटरेस्ट दिखता है, क्योंकि गरुड़ विष्णु भगवान का पक्षी है। ठीक है। तो सिक्के पर वीणा, इसके म्यूजिक में
इंटरेस्ट को दिखाती है, और गरुड़ स्तंभ इसका इंडिया में विष्णु भगवान की जो स्मृति है वो इससे जोड़ी जाती है। तभी तो हिंदू धर्म का वर्चस्व का काल था ये। इसके टाइम पे एक बहुत बड़ा आदमी है वसुबंधु, ये आपको याद रखना है। कनिष्क के टाइम में कौन है, या जीवक किसके टाइम में है, चरक किसके टाइम, नागार्जुन किसके टाइम, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएंगी। वसुबंधु एक बौद्ध भिक्षु है जो समुद्रगुप्त के दरबार में था। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त सेकंड जो है, आज मैं इसको नहीं पढ़ाती नोट्स के फॉर्म में, ये मैं कल पढ़ा दूंगी क्योंकि आज फिर लंबा टाइम हो जाएगा। ये तो मैंने सब पढ़ा ही दिया आपको। तो आज हमने जो पढ़ लिए, आज हमने 4 राजा पढ़ लिए। कौन कौन? सबसे पहला था श्रीगुप्त जो कुषाणों का सामंत था। इसके बाद आया घटोत्कच जिसके बारे में कुछ नहीं, ताम्रपत्र है। तीसरा हमने पढ़ा बड़ा पहला राजा चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसने लिच्छवी की बेटी से शादी करके कहीं ना कहीं एक बहुत सही डिसीजन लिया, जिसका कारण उसका आगे तक पूरे साम्राज्य बसता चला गया। चंद्रगुप्त फर्स्ट का ही बेटा हुआ समुद्रगुप्त जो कभी नहीं हारा। ऊपर के आर्यव्रत को उसने ग्रहण कर लिया और दक्षिण वालों को मोक्ष यानी छोड़ दिया। अपने वहां से बस टैक्स आ जाएगा। पूरे ना याद रहे ना तो शब्द पकड़ लेते हैं। अगर मोक्ष वाला आ जाए कि भाई किसको उसने छोड़ दिया, धारण वाला आ गया तो आर्यव्रत, और अगर अणुव्रत वाला आ गया छोड़ने वाला, जहां मोक्ष शब्द दिख जाए वो साउथ की तरफ जाएगा। ये सब हमें कैसे पता? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति के 3 बड़े राजा कौन? अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। ठीक है, तो इसके बाद इसके बेटे के बारे में कल प्रॉपर तरीके से नोट्स के साथ पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ टॉपिक सबकी समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से इसके नोट्स बनाना, गुप्तों में मार्क्स नहीं कटने चाहिए अगर पेपर में ये टॉपिक कवर करते हैं। चलिए, थैंक यू।